अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे अपेंडिक्स के बाद अपेंडिसाइटिस करने के बाद जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनके बारे में। यूजुअली क्योंकि अपेंडिसाइटिस का जो ओनली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वो तो अपेंडेक्टमी ही होती है, लेकिन अपेंडेक्टमी के बाद कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के साथ प्रेजेंट करते हैं, तो मोस्टली अपेंडिसाइटिस में ही आएगा। तो अपेंडिसाइटिस के ट्रीटमेंट में अपेंडेक्टमी करने के बाद हमें पेशेंट को कुछ तजवीज़ात बतानी होती हैं, कुछ रिकमेंडेशंस होती हैं, कुछ उसको सलाह करनी होती है, उसको कुछ बताना होता है कि अगर आप ये सब कुछ नहीं करोगे तो आपको क्या होगा, पेशेंट को ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में अपेंडेक्टमी में क्या होगा कि पेशेंट को अपेंडेक्टमी थी, पहले तो अपेंडिक्स की वजह से, अपेंडिसाइटिस की वजह से बहुत पेन थी। अब राइट एलियक फोसा में पेशेंट को अपेंडेक्टमी किया है, रिमूव किया है, इंसिजन थी, ओपन सर्जरी थी। अब वो पेन की वजह से क्या करेगा, पेशेंट तो कराहट में होगा। अब पेशेंट अपनी जो मूवमेंट है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, रोकने की कोशिश करेगा, गार्ड करने की कोशिश करेगा, और गार्ड करने की वजह से क्या होगा, पेन की वजह से क्या होगा, वो अपने रेस्पिरेशन को रोकेगा, स्लो करेगा। क्योंकि रेस्पिरेशन जब होगी, मसल्स मूव करेंगे तो पेन होगी, सीवियर पेन होगी। तो पेशेंट पेन से बचने के लिए अपनी सांस को कम कर देता है, रेस्पिरेशन कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है। रेस्पिरेशन कॉम्प्रोमाइज़ है, जो एयर के थ्रू इनहेल होने वाले बैक्टीरियाज थे, जो इन्फेक्शन कॉजिंग जो जर्म्स थे, वो क्या है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है। रेस्पिरेशन कम तो रेस्पिरेटरी क्लियरेंस कम, रेस्पिरेटरी क्लियरेंस कम है तो इन्फेक्शन हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, एंड सीवियर कॉजेज में आ जाएगा, एटिलेक्टेसिस डेवलप हो सकती है किसी भी लोब की। तो अपेंडेक्टमी के बाद पेशेंट को निमोनिया डेवलप हो सकता है, एटिलेक्टेसिस डेवलप हो सकती है। तो उसके लिए रेकमेंड करना होता है पेशेंट को, एनसिड्स रेकमेंड करने होते हैं, पेन किलर्स रेकमेंड करने होते हैं। कहीं ये ना हो कि पेन की वजह से पेशेंट का जो रेस्पिरेशन है कॉम्प्रोमाइज़ हो, रेस्पिरेशन कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से पेशेंट को एटिलेक्टेसिस डेवलप हो जाए या निमोनिया डेवलप हो जाए। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन क्या होगी, पेशेंट को पेन की वजह से, जो मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से निमोनिया डेवलप हो जाएगा। फिर क्या है कि वुंड साइड पे इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्ट कॉमनली जब वुंड साइड का इन्फेक्शन अगर हमसे एमसीक्यूज में पूछा जाए तो वो मोस्ट कॉमन कॉज होती है एसोरियस होती है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि इसकी कॉम्प्लिकेशन में हमने याद रखना होता है कि ये अपेंडिसाइटिस की कॉम्प्लिकेशन हो या अपेंडेक्टमी की, दोनों की कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या हो सकता है, एब्सेस डेवलप हो सकती है। अगर एब्सेस डेवलप हुई है तो उसके अंदर जो कॉमन कॉज होगी वो बैक्टीरियोइड्स होते हैं। तो 2 से 3 चीज़ें तो आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएंगे ना, कि मोस्ट कॉमन कॉज एट द साइड इज एस ऑरियस एंड एट द वुंड इन्फेक्शन, अगर वहाँ पस हो तो वो बैक्टीरियोइड्स की वजह से होता है। देन आपको याद रखना है, अपेंडिसाइटिस हो या अपेंडेक्टमी हो, दोनों के अंदर सर्जरी की वजह से हो या फिर ब्लॉकेज हो सकती है। किसकी वजह से, इंटेस्टाइन की ब्लॉकेज हो जाएगी अपेंडिसाइटिस की वजह से भी या अपेंडेक्टमी की वजह से भी। देन उसके बाद अगर आपको याद रखना है तो पैरालिटिक आइलिस हो सकता है, मतलब पेशेंट के इंटेस्टाइन सिंपली कह लूँगा पैरालाइज हो सकता है ड्यू टू सर्जिकल स्ट्रेस। तो उसके अंदर हम पेशेंट को क्या देते हैं, एनसिड्स देते हैं और पेन किलर देते हैं, और उसके बाद वेट एंड वॉच रिकवर होने का टाइम देते हैं पेशेंट को। एंड मोस्ट कॉमनली कोई भी सर्जरी हो जिसके अंदर पेशेंट बेड रेस्ट करता है, बेड रेस्ट के अंदर पेशेंट को बेड रेस्ट की हिस्ट्री, आई थिंक 3 दिन की बेड रेस्ट की हिस्ट्री होती है, और उसके बाद पेशेंट का जो ब्लड क्लॉट है, वो जो ब्लड है वो क्लॉट करना शुरू हो जाता है, थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाता है, थ्रोम्बस ब्लड स्ट्रीम में मूव करना शुरू कर देता है, जिसको एम्बुलेंस कहते हैं। तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है पेशेंट को बेड रेस्ट की वजह से। तो बेड रेस्ट वाले पेशेंट को आपने रेकमेंड करना होता है जितना जल्द हो सके वो क्या करना है, अपने मूवमेंट पे लेके आना है, उसकी मूवमेंट स्टार्ट करनी है, उसके रेस्ट पे नहीं छोड़ना। अगर रेस्ट हुई तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। अगर मूवमेंट रिटार्डेड है, मतलब पेशेंट है अडल्ट नहीं है, ओल्ड है, तो अपनी मूवमेंट नहीं कर सकता, तो उनके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर फिर हम क्या करते हैं, इमोबिलाइज पेशेंट के अंदर फिर हम अनफ्रैक्चर जो यूज़ करते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन यूज़ करते हैं। बट रेनल फेलियर के अंदर ये अलग से एक पॉइंट है, रेनल फेलियर के अंदर हम जो है लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन यूज़ नहीं कर सकते, तो उसके अंदर फिर हम रेकमेंड करते हैं अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन यूज़ करते हैं। एंड लीस्ट लाइकली क्या हो सकता है, इसके अंदर फिस्टूला डेवलप हो सकता है इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर। तो फिस्टूला को रिकवर करने के लिए, तो जब पेशेंट प्रेजेंट करेगा फॉर चेकअप तो तभी हम बता सकते हैं कि फिस्टूला है या नहीं है। उसके कॉम्प्लिकेशन अलग से आ जाएंगे, लाइक अपेंडिसाइटिस, पेरिटोनाइटिस डेवलप हो सकता है पेशेंट को। सर्जरी के बाद अपेंडिसाइटिस डेवलप हुआ, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई परफोरेशन थी, परफोरेशन की वजह से फिस्टूला डेवलप हो गया, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गया। अपेंडिसाइटिस जो है ट्रीट होने के बाद
पेरिटोनाइटिस डेवलप हो गया। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन थी जो आपको याद रखनी है एज़ फॉर एज क्लिनिकल पर्पस, आल्सो फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था अपेंडिसाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस।